जय संविधान। आज फिर अजीत भाटिया साहब के साथ मैं हूं, दिल से भारतीय और अमेरिका में बसे हुए एनआरआई, अब अमेरिकन सिटीजन। 3-4 बार हम बात कर चुके हैं। आज इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं जिससे हम भारतीय बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा हमारे देश में 78 साल के स्वतंत्र इतिहास में कभी नहीं हुआ और पूरे विश्व में कभी कहीं नहीं हुआ। हमने नहीं सुना कि इतनी ज़्यादा विभीषिका और ऐसी विभीषिका जो आंखों के सामने दिख रही थी, होने वाली है, वो हमारे देश में घटित हुई। हमारे देश के अंदर तो चलिए जो लोगों ने झेला सो झेला। अजीत जी, आपको भी शायद आइडिया होगा भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से एयरलाइंस के अंदर कष्ट का अंबार लोगों के सामने लग गया है। कैंसर पेशेंट्स अपने इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिनके वीजा एक्सपायर होने वाले हैं वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के करोड़ों रुपए दांव पे लगे हुए हैं और ये स्थिति हो गई है हर एयरलाइन के अंदर पिछले 8 दिन से कि लोग कह रहे हैं कि हमें रिफंड दो न दो, हमारे सामान कम से कम वापस कर दो। और जो टिकट 15,000 के होने चाहिए थे वो 60-60, 70-70 हजार रुपए में बिक रहे हैं। केसी त्यागी साहब जो जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भी रहे हैं, वो एक कार्यक्रम में और एनडीए के सहयोगी हैं। वो एक कार्यक्रम में बता रहे हैं उनकी बेटी जिसका टिकट 12,000 का होना चाहिए था, उसने 42,000 रुपए में टिकट तब खरीदा जब सरकार के आदेश थे कि 15,000 से ज्यादा टिकट नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार के पूंजीवाद के संकट से हम लोग गुजर रहे हैं और जो मुझे सबसे बड़ी चिंता है, चलिए हम तो भारतीय झेल लेंगे, एक फ्रांसीसी वुमेन, फ्रांस की रहने वाली औरत काउंटर के ऊपर चढ़ी और जिस क्रोध में वो थी कि मुझे अपने देश वापस जाना है। जब वो महिला विदेश जाएगी तो मेरे देश के बारे में क्या कहेगी? आपको पता है एक बार जापान में एक भारतीय गया और उसने कहीं से फल खरीदे और ये कहा कि अगले दिन आके कि यार फल अच्छे नहीं थे, थोड़े सड़े हुए थे। उसने कहा महाराज ऐसा है, आप इसके 10 गुने फल ले जाइए, लेकिन भारत जाके ये मत बताइएगा कि जापानी ने आपको एक सड़ा फल दे दिया था, मेरे देश की बदनामी होगी। तो आप अमेरिका में बैठे हैं, देख रहे हैं और ये एक प्रकार से मानव निर्मित एक ऐसी चीज देश के अंदर पैदा हो गई। एक अभिकांत कांत साहब हैं, आपने साहब उनका नाम सुना होगा, जो नीति आयोग के चेयरमैन थे। अभी 10 दिन पहले ही वो इस डीजीसीए के ये इसके बोर्ड में आए हैं। 1.5 साल हो गया डीजीसी के आदेशों का अनुपालन इंडिगो ने नहीं किया। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के चेयरमैन थे, उनके आने के बावजूद नहीं किया। 65% का मार्केट शेयर इंडिगो के पास आ गया और इंडिगो ने सरकार को अपने घुटने के बल ले आए। और हमारे विश्व के अंदर, क्योंकि हम तो कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आपकी फ्रेटर्निटी में बात होती होगी और आप यहाँ की सूचनाएं और यहाँ के वीडियोस अवश्य देखते होंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके मित्र क्या सोच रहे हैं, इंडियंस क्या सोच रहे हैं और जो अमेरिकन नेशनल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कृपा करके बताएं। क्योंकि भारतीयों की व्यथा सुन सुन के तो हम लोग परेशान हैं, विदेशी हमारे बारे में और जो भारतीय विदेश में जाके हमारी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां मोदी जी कहते हैं उनका डंका बोल रहा है, कितना डंका बोल रहा है ये कृपा करके बताएं। जय संविधान। अखिल जी, हम हैरान हैं। 6 दिन में 3850 फ्लाइटें कैंसल, एक एयरलाइन की, जो कि लार्जेस्ट फ्लाइंग जिसको कहते हैं ग्रुप है, कंपनी है, 65% स्टेक। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ केस होना चाहिए इन पे। आप वहां तक पहुंचे कैसे और किसने आने दिया आपको? 1% था इनका शेयर 2006 में, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 2014 के बाद 65%, 64 पॉइंट समथिंग। किसने दिया आपको? 12 एयरलाइनें थी इंडिया में उस टाइम पे, 2001 से लेकर 2014 के बीच में, उसमें सब उड़ा दी गई इन्होंने या उड़ गई, वो उनकी अय्याशियां या जो भी था। लेकिन इसको एक बजट एयरलाइन एक यूके में भी है, रायन एयरलाइन। मैं 4 साल पहले डबलिन आयरलैंड से मैं और मेरी वाइफ अरजीत, हमने गैटविक की फ्लाइट बुक की लंदन $12 पर।
फ्लाइट, मतलब $24 में हमको लंदन पहुंचा दिया आयरलैंड से, डबलिन से। लेकिन समय पे पहुंचाया उन्होंने, किया काम। लेकिन इन्होंने तो आंच मचा दी कि आप पैसे भी जो कैप है उस हिसाब से ले रहे हैं, उससे ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आई। अब मैं आपको बताता हूं कि मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस, हम अमेरिका में जो है, अगर कोई फ्लाइट वेदर की वजह से कैंसिल होती है या कोई और किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से कैंसिल होती है, लेकिन इक्विपमेंट फेलियर की वजह से या सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से कैंसिल होती है, आपको बाकायदा फ्री फ्लाइट देंगे अगली, या होटल में रखेंगे अगर आप स्वस्थ हो के आपके नहीं है आपका बंदोबस्त, आपको घर भेजने का वो भेजेंगे, टैक्सी भी देंगे, आपका सामान भी घर भेज देंगे 12 घंटे में, अगर निकल भी गया तो 12-15 घंटे में निकाल के दे आएंगे। अब मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रहता हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं भाई 4 घंटे में पहुंच जाना है, 2 घंटे में पहुंच जाना है, यहाँ से डैलस जाना 3 घंटे 3.5 घंटे में, तो मैं दवाई बैग में रख लेता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर खा लूंगा। लेकिन डिले हो गया तो आपको मेडिकल रेस्क्यू भी किया जाएगा। मुझे याद है 2019 कोविड जब शुरू हुआ था, तो मैं पोलैंड गया था, वॉर्सो, किसी बिजनेस के सिलसिले में। तो लॉट जो है पोलिश एयरलाइन, इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ लुफ्तांसा, लुफ्तांसा की सब्सिडियरी कंपनी है। उनका पॉलिसी ये था कि 3 घंटे से ऊपर अगर हमारी फ्लाइट डिले हुई तो आपका पूरा पैसा रिफंड होगा। खैर मैं एयरपोर्ट पे बैठा रहा, एयरपोर्ट पे मतलब कि हमारे पास लाउंज वगैरह का वो था, तो निकल गया टाइम, हम आ गए। मुझे दिसंबर का मैं एंड में वापस आया, मुझे फरवरी में एक ईमेल आई लॉट एयरवेज की कि हमारी पॉलिसी के 3 घंटे से ऊपर फ्लाइट हो तो हम आपको रिफंड करेंगे, आपका $685 का रिफंड है, और आपने इस कार्ड से अमेरिकन एक्सप्रेस से पे किया था, आपके अकाउंट में 3 दिन में पैसा आ जाएगा। 3 दिन में पैसा आ गया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, अपने आप से दिया। ये कैरेक्टर होता है। कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं है इंडिया में, कोई तो होगा, कोई तो माई बाप है, कोई पूछने वाला है। आप 6 लाख आदमियों को आपने त्राई त्राई कर दिया है, वो मतलब कि बिल्कुल बेचारे जमीन पे सो रहे हैं, किसी के बेटी की पीएमएस हो गया, पीरियड्स आ गए, उसको पैड नहीं है, केमिस्ट के पास जाए, किसके पास जाए, वो अगर वो बुकिंग एरिया में है और अंदर नहीं अभी गया तो केमिस्ट भी नहीं मिलेगा, तो बोल रहा है, वो लड़ रहा है काउंटर पे, पैड दीजिए, मेरी बेटी को ब्लीडिंग हो रहा है। ये क्या मजाक है? ये दुनिया देख रही है। वो एक फ्रेंच औरत जो है, वो शायद अल्जीरिया की होगी या उधर की होगी, वो फ्रेंच बोलते हैं वो भी, क्योंकि उसकी शक्ल से यही लग रहा था कि वो वहां की है, बट वो फ्रेंच है, फ्रेंच बोल रही थी। तो वो खड़े होके बोल रही है, जो भी अपनी भाषा में बोल रही है। इनको शर्म नहीं आई? कोई एक ट्वीट प्रधानमंत्री का आया, एक ट्वीट उड्डयन मंत्री का आया, आपने शो कॉज नोटिस दे दिया। शो कॉज नोटिस का भी टाइम एक्सटेंड कर, शो कॉज नोटिस में टाइम एक्सटेंड होता है। अब क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? आपने ये मिली भगत, आप सोच रहे हो कि ये आज हुआ है? ये 2.5 साल से पहले अंडरहैंड टेबल शेक हैंड हो चुका है। मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरी सोच ये है, मैं गलत हो सकता हूं, माफ कीजिएगा, हो सकता है, लेकिन ये किसी बड़े सेठ ने कहा कि मेरे को ये एयरलाइन हड़पनी है, तो उसने बोली लगाई होगी कि मैं आपको $1,00,000 दूंगा, $1,00,000 करोड़ दूंगा, ठीक है। उसने कहा हमारी तो वैल्यूएशन $4,00,000 की, 4 लाख करोड़ की है। तो बोला ठीक है, फिर रेगुलेशन लाओ। अच्छा, रेगुलेशन, कोई आप रेगुलेशन लाते हो डीजीसीए थ्रू नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इतने बेवकूफ नहीं है। वो भी किसी आंध्र प्रदेश का मिनिस्टर बैठा हुआ है जो कि चंद्रबाबू नायडू का रिश्तेदार है। वो शख्स जो कि आईटी का हब बनाया उसने हिंदुस्तान को, जिसको कहते हैं बिल गेट्स तक गया, उसको 100 करोड़ मुफ्त देके आया था एक टाइम पे, जिसने, जब आंध्रा और तेलंगाना एक था, खाली आंध्रा था,
आप सोच रहे हो कि उसका आदमी जो है वो ये इतनी गलती करेगा कि भाई हमने रेगुलेशन एक बनाया है, ये हमारे बिल है, ये आपने करना है कि पायलट का फ्लाइंग टाइम जो है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट करना है, तो उसका कोई होमवर्क नहीं होगा? आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अध्यापक हैं, मैं खुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैंने मैनेज किए हैं, उसमें 4 लफ्ज आते हैं हर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए पहले: फॉर्म, स्टॉर्म, नॉर्म, परफॉर्म। फॉर्म मतलब आप एक चीज को उठाइए, मुद्दे को, कि पायलट्स जो हैं वो थक हार रहे हैं, उनको ओवर ड्यूटी कराया जा रहा है, इसमें सेफ्टी का इशू है। तो एक संगठन किया इन्होंने, फॉर्म किया, सबको ले आए कि हमको ये इसको सुलझाना है। तो स्टेक होल्डर को लाए आप एयरलाइंस को लाए हैं जिन्होंने ये काम करना है। मुझे नहीं पता कि लाए या नहीं लाए हैं, मुझे डाउट है कि लाए थे। उनको स्टेक होल्डर को साथ बिठाया था कि हम ये करने जा रहे हैं, आप बताइए कैसे, क्या क्या टाइम लिमिट होगी, कैसे करोगे, क्या होगा। तो फॉर्म कर लिया इन्होंने, फिर उसको स्टॉर्म किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट में, कि ब्रेन स्टॉर्म हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबने अपनी राय रखी, तो मसले का हल निकाल लिया, स्टॉर्म किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया। अब नॉर्म, अब उसको लिखित में डालो कि ये करना होगा, वो भी हो गया जी बहुत अच्छे से। फिर परफॉर्म, कहा गया परफॉर्मेंस। आपने कोई जी नहीं अजीत जी, एक इसमें भी एक समस्या है। देखिए ये बड़ा जटिल मसला है भाई। जो भी डीजीसीए का नॉर्म था उसके हिसाब से जो वर्किंग आवर्स पायलट्स के कम किए गए, उसमें कितने परसेंट फ्लाइट कैंसिल होनी चाहिए थी भाई? 15% होनी चाहिए थी। अगर घंटे मान लीजिए कम किए गए, 15% फ्लाइट कैंसिल होनी चाहिए थी ना, 60% तो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है, अच्छा पायलट्स भी कह रहे हैं, पायलट्स तो कह रहे हैं हम तो काम करने के लिए तैयार थे, ये अगनी हम नहीं देख पा रहे थे। लोगों को पैसेंजर भाई, पैसेंजर और एक भाई, जैसे हमें अपने स्टूडेंट से प्यार होता है, आपको अपने एम्प्लॉइज से प्यार होता है, और किसी भी देश के शासक को अपनी प्रजा से प्यार होता है, वैसे ही पायलट्स को अपने यात्रियों से प्यार होता है। वो कह रहे थे हम चाहते थे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमको एयरलाइंस ने मना कर दिया कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे। और जहां 15% के कैंसिलेशन होने चाहिए थे, 65% के हो गए। तो अच्छा, उसके बाद जिस प्रकार का शोषण हुआ, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, खाने की व्यवस्था नहीं, होटल की व्यवस्था नहीं, आदमी घर से 50,000 रुपए लेके चला था, उसका 2 लाख का बिल आ गया, लोगों की नौकरियां छूट गई। तो ये तो ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, अमिताभ कांत जी जो 29 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन किया और नीति आयोग के चेयरमैन थे, मोदी जी के बड़े खासम खास थे, तो क्या एक मिशन के तहत वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए थे इस कंपनी के अंदर कि मुझे इस कंपनी को फोर्स करना है कि परफॉर्म न करे, और सरकार उसके बाद कोई विकल्प न बचे राष्ट्रीय सेठ को इस कंपनी को देने के लिए। और जिस प्रकार से आप जानते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी 6 दिन पहले ही अडानी जी ने ली है। तो मुझे, अच्छा हर क्षेत्र में है अजीत जी, ये केवल अभी तो आपने केवल इस एयरलाइन के अंदर देखा है, पावर सेक्टर में यही है, कोयले में यही है, सीमेंट में यही है, स्टील में यही है, हर जगह ये स्थिति है कि हम लोगों को हर 6 महीने के बाद, और मोदी जी डिस्कस क्या कर रहे हैं, वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम तो भैया, ये जो लाखों लोगों को आपने बर्बाद कर दिया, उनका जीवन तबाह कर दिया, उनकी सेवा कर दीजिए, वंदे मातरम हो जाएगा जी। ये मैंने आपको बताया ना कि ये इनका एक ही मोटो है कि भटकाओ, जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाओ। अब जैसे आपने अमिताभ कांत की बात की 28 नवंबर, ये अब मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि आपने उनका ब्यूरा लेना चाहिए, ट्रॉन्च मतलब कि ट्रॉन्च बाय ट्रॉन्च, के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कितने पायलट आपने। इनको पता लग गया कि 30% हमारे जो है इक्विपमेंट खाली हो जाएगा, हमको पायलट डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास, आपके पास 5,456 पायलट है 400 प्लेनों के, और उसमें से 30% आपके ग्राउंड हो गए क्योंकि ओवरवर्कड है। आप 5 डेज लैंडिंग नहीं कर सकते, 2 दिन लैंडिंग करनी है, तो मतलब 72 घंटे के ऊपर आपका वो जहाज उड़ेगा नहीं। आपने 48 घंटे देने हैं 36 घंटे की बजाय, आपका और कम हो गया, तो आपको 30% का अपना
डेक क्रू और फ्लाइंग क्रू जो है, कैबिन क्रू जिसको कहते हैं, डेक क्रू इज पायलट एंड को पायलट। तो 4556 पायलट जो है उनको डिवाइड कर लीजिए दो में, क्योंकि एक को पायलट होता है, एक कमांडर होता है, तो 2700 करीबन पायलट हुए और 400 जहाजों में। तो आपका 30% के करीब आपका डेफिसिट आ गया लेबर का, वर्कफोर्स का। तो आपने भर्ती बंद कर दी, आपने उस पे वो कर दिया, वो बटन दबा दिया कि हम नहीं करेंगे, और 2 साल पहले से हुआ है। तो आपको डीजीसीए फिर क्या कर रहा है, रेगुलेशन क्या है फिर, व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी डूइंग? आप रेगुलेशन मतलब क्या, आप रिपोर्ट लीजिए आपने क्या किया, अजीत जी आप एक कैसे और चलाएंगे समस्या है, जहाज। अजीत जी एक और समस्या है, ये एयरलाइंस ने अपने यहां रिक्रूटमेंट को फ्रीज कर दिया था। फ्रीज कर दिया था, बटन दबा मैंने दिया, वही नए मैंने कहा। रिक्रूटमेंट उसने कर लिया, एयर इंडिया ने कर लिया, बाकी स्पाइस जेट ने कर लिया, इन्होंने रिक्रूटमेंट को फ्रीज किया हुआ था। इसका मतलब ये, अच्छा ये एयरलाइन कंपनी क्यों कर रही थी, जब उसे पता था इसके मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा है और राष्ट्रीय सेठ इसको लेना चाहता है, तो उसकी तरफ से तो प्रयास होना चाहिए था इसको चलाता रहे, क्योंकि अब शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे, राष्ट्रीय सेठ इसको टेक ओवर कर लेगा, म्यूचुअल फंड उसको सपोर्ट कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, कंपनी टेक LIC ओवर हो पैसा जाएगी। दे देगा। हाँ, देखिए राहुल भाटिया जो है, और जो राकेश क्या नाम है उसका, राकेश गंगवाल। गंगवाल, राकेश गंगवाल बहुत काबिल आदमी है, वो सीईओ था यूएस एयरवेज का। उसका थॉट प्रोसेस, उसकी सोचनी जो थी, सेफ्टी फर्स्ट, कंफर्ट फर्स्ट। लेकिन ये सीटें कम करो, टॉयलेट के ये कम कर दो, जंप सीट छोटी कर दो, पैसा बचाओ। भाटिया को लालच था कि क्योंकि पिछले 2 साल से पहले वो लॉस में ही था, 320 करोड़ 2023 में लॉस में था, उससे पहले 6000 करोड़ था, उसके पहले 4000 करोड़ था। तो उसको फिर एकदम से 87,000 करोड़ कैसे पिछले साल इसने कमा लिया, और इस साल करीबन 78,000 करोड़ का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये सारा अंडर द टेबल हैंडशेक हो गया कि भाई हमने बोली लगाई है कि अडानी साहब जो है आपको $1,00,000 में खरीदना चाहते हैं। उसने बोला मैं $5,00,000 से नीचे नहीं बेचूंगा, तो बोला ठीक है। फिर वो रेगुलेशन ले आए सब मिलके, और अपना अमिताभ कांत को डाल दिया, ये कर दिया, इनको इनका शेयर प्राइस नीचे लाओ। मैं लिख के देता हूं, फरवरी 10 के बाद आप इनके हालात देख लेना, अभी कुछ नहीं कहता। 10 तारीख तक, फरवरी 10 का टाइम दिया ना इन्होंने। रेगुलेशन में भी आप एक्सटेंशन देते हैं जो 2 साल से चल रहा है, तो अगर गिर गया तो फिर उस पर बोली लगाई जाएगी, और अंडर द टेबल बोल दिया जाएगा कि तेरे को इतने पैसे स्टॉक के हिसाब से मिलेंगे और उस पर इतना 30% टैक्स लगेगा, हम तेरे को टैक्स का पैसा जो है हम नीचे से दे देंगे, एंड यू विल बी हैप्पी। तो 2500 करोड़ का उसको फायदा हो जाएगा पर्सनल। इनकी शेल कंपनियां हर एक की हैं कैरिबियन में, हमसे क्या छुपा हुआ है, हमें सब पता है। ये खेल है अंदर का। क्यों नहीं मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, बेचारे जो मर रहे हैं, अरे अस्थियां लेके बैठी हुई है, एक बूढ़ी औरत रो रही है, कोई शादी पे नहीं गया, वर्चुअल शादी कर रहा है, अपनी रिसेप्शन पे नहीं गया, किसी की इंटरव्यू छूट गई, किसी की असल में अजीत ओवरसीज जी हम फ्लाइट लोग कुवैत आदी जाना है। हो गए हैं, हम भारतीय आदी हो गए हैं। आपको पता होगा जब ये नोटबंदी हुई थी और लोग शादी में नहीं जा पा रहे थे, लोगों की शादियां टूट गई थी, मोदी जी हंस रहे थे, लोगों की हाँ, शादियां टूट गई, लोगों की हाँ, शादियां। और यही कोविड के अंदर हुआ। कोविड के अंदर जो बेचारा टूर पे गया हुआ था और इन्होंने फ्रीज कर दिया सारा ट्रेवल, वो अपने घर वापस नहीं आ पाया, महीनों वहां होटल के अंदर पड़ा रहा, सारी परिस्थिति खराब हो गई। मां रो रही है कि मेरी बच्ची जो है दिल्ली के अंदर है, वो मैं बच्ची के पास नहीं जा पा रही हूं। और इस तरह की स्थिति ये हम लोग बार बार देख के आदी हो गए, और वंदे मातरम पे ये डिस्कशन इसलिए करा रहे हैं कि जनता का ध्यान। तो विदेशी आपसे क्या कहते हैं, अमेरिकन आपसे क्या कहते हैं, एनआरआईज क्या कहते हैं आपसे? एनआरआईज ये कहते हैं कि हमें प्लेज ऑफ एलिजेंस जो है, हमारा राष्ट्रगान वगैरह जो है अमेरिका का, जहां भी होता है हाथ पे हाथ रख के सब खड़े हो जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि ये क्यों है भाई, इसको हटाओ, इसको इसमें से ये काटा है, वो काटा है, ये लाओ। ये जरूरत क्या है आपको? 150 साल बाद याद आया? आपने आज तक
तिरंगा नहीं अपना लहराया आरएसएस के संगियों ने, बदमाश कहीं के, बेशरम लोग, डकैत। इनको शर्म नहीं आई कि पार्लियामेंट में लेके आए हैं। क्या वजह है? गिव मी वन गुड एग्जांपल दैट व्हाई वाज वंदे मातरम टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर 150 years। क्योंकि ध्रुवीकरण करना है, मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाना है ताकि बंगाल का इलेक्शन मिले। बंगाल, ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, ये इन्होंने पैर कुल्हाड़ी पे मार ली। ये मैं बताऊं, ये बंगाल इस दिन के बाद, आज जो संसद में हुआ है, उसके बाद तो इनका बंगाल का 0% चांस है कि ये आ जाए। नहीं अजीत जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। आपको पता है शायद कि नहीं, आई डोंट नो। हुमायूं कबीर जो 2019 में इनके टिकट पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, उससे मस्जिद बाबरी मस्जिद बनवानी शुरू कर दी है। और उसने ओवैसी साहब जो इनके मौसेरे भाई हैं, उनसे गठबंधन कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर बना रहे हैं। कार्रवाई इन्होंने, चाहे बंगाल टूट जाए, चाहे देश टूट जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन तो ये जीत ही लेंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इतना तेज कर दिया है। अच्छा, जो सिर पे ईंटें रख के लोग मस्जिद बनाने जा रहे थे, वो आधे आरएसएस के लोग थे। और 300 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। 300 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिए गए हैं बंगाल जीतने की एवज में। ओवैसी साहब, हुमायूं कबीर और बनाम ये, आप देखिएगा इलेक्शन जीत लेंगे। एसआईआर में भी गड़बड़ करेंगे, ट्रेनें भी जाएंगी, वोट भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा और हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन भी होगा। चाहे देश टूट जाए, ये इलेक्शन जरूर जीत लेंगे, आप देखिएगा। आपके क्या विचार है? हुमायूं कबीर 213 सीटों से पिछली बार लड़ा था, सब पे उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मुसलमान उसके साथ नहीं है। और ओवैसी जो है, हालांकि बैरिस्टर है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बोलता बड़ा खरी बात बोलता है, लेकिन अंदर से वो कौन सी टेढ़ी खीर है, ये किसी को पता नहीं चलता। वो इधर उधर सब जगह हो जाता है। तो बाकी सारा खेल तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, ये एसआईआर वगैरह। ये देखो, ये जो अब इंडिगो आ गया, वंदे मातरम आ गया, एसआईआर की कहीं भी चर्चा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? कहीं है? यूट्यूब वाले भी भूल गए, कोई बात ही नहीं। तो इनको भटकाना बहुत अच्छे से आता है। दे नो हाउ टू मैनेज द नैरेटिव। ये इसमें माहिर है, ये बात इनको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और आपको पता होगा अजीत जी, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण राज्य हमारे लिए है, जिसको चीन कहता है कि उसका अभिन्न अंग है। हमारी एक अरुणाचल प्रदेश की महिला गई चाइना, तो कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट अनवैलिड है, क्योंकि ये चाइनीज तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने भी ठेके दिए हैं, अपने परिवार वालों को दे दिए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, ये तो ऐसे कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता कि सारे के सारे ठेके। तो ये हमारे सीमावर्ती इलाकों से सबसे अधिक खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहा कि देश की अखंडता, फिर हमारे देश का जैसे सावरकर ने और जिन्ना ने मिलकर बंटवारा कराया था, इस बार कहीं ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर दोबारा उस स्थिति में हमको ना पहुंचा दें। मैं तो डर रहा हूं। ये काबिल है, ये इसके काबिल है, ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने बाप को बेच सकते हैं। जिसने अपनी माँ को ठुकरा दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ से, मतलब कि अब तो चली गई है मेरी माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऊपर से आया हूं, मुझे यहाँ पे धरती पे लाया गया। ये आदमी, कोई शख्स ये कह सकता है? माँ के पैर धो रहे हैं, पहले कैमरे आएंगे, फिर गाड़ी में से निकलेंगे, अच्छा फिर अजीत जी, जाएंगे। एक चीज और बताइए, आपने पार्लियामेंट में सुना होगा, वित्त मंत्री कह रही हैं कि रुपया 90 का हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ये तो मार्केट फिनोमिना है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई समस्या नहीं है, इट इज एडवांटेजियस टू अस, दिस इज नथिंग टू अलार्म। और आप जानते हैं भाई, आपने भी विदेशी ऋण लिए होंगे, अमेरिकन ऋण भी लिए होंगे। अगर हमारे ऋण 225 लाख करोड़ हो गए 52 लाख करोड़ से, तो बिना एडिशनल लोन लिए हुए अगर 10% आपका रुपया वीक हो गया, तो 10% की लायबिलिटी बढ़ गई। ये इन लोगों को शायद नहीं समझ में आता, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो। मेरे पास इंडिया में अगर सपोज 1 लाख रुपया है, मैं आज उसको मंगाऊं यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए का मुझे
$900 मिलेगा, मतलब सॉरी, उसको डिवाइड कर लो, तकसीम कर लो 90 से, तो मुझे कम पैसा मिलेगा। मैंने इंडिया भेजना है ₹1,00,000, तो मुझे कम पैसा देना पड़ेगा डॉलर में। तो इंपोर्टर तो मर गए हैं और एक्सपोर्ट खत्म है। अच्छा, निर्यात तेल क्या का है आयात आपका? हम करते हैं अजीत जी, हम तेल का आयात करते हैं, $60 का तेल है। खुशकिस्मती है कि $60 का है, मिनिमम लेवल पे है। और उसके बावजूद क्योंकि रुपया कमजोर होता जा रहा है, हमारे बिल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बढ़ेंगे। ये लोग कैसे अर्थशास्त्री हैं जो देश की बदहाली पे भी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। मैंने तो भगवान क्यों मैंने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, मेरे को समझ समझ के कभी दिमाग चकराने लगता है मूर्खों अरे, की बात सुनकर। वो वित्त मंत्री निर्मला ताई के हस्बैंड खुद कहते हैं कि शी हैज नो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसने ये भी कहा कि मोदी 160 सीटों से ऊपर के नहीं जीते हैं, ये 240 फर्जी है। उसने खुद कहा, टीवी इंटरव्यूज में कहा। अब पता नहीं है इकट्ठे रहते हैं नहीं रहते हैं, हमको नहीं लेना देना, लेकिन उनका हस्बैंड ये बोल रहा। बोलती है मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं लहसुन खाती नहीं। रूपी विल टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट डॉलर। मतलब कि 288 पाकिस्तान का हो गया तो आपका 225 हो जाएगा, चलेगा? मेरा नहीं, ये पाकिस्तान में मेरे जिना ख्याल से कॉलोनी में, देखिए अजीत लाहौर जी, में इनको मेरा समझ। ऑफिस था, मैंने बंद कर दिया। मैंने माल बेचना बंद कर दिया पाकिस्तान को। आपके पास भी डॉलर नहीं है, मैं इंडिया से ही बंद कर दिया मैंने। इन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी है, जब चुनाव आयोग इनके साथ है, इलेक्शन इनको जीतना है, तो ये कुछ भी कर दें, एयरलाइंस की ऐसी की तैसी कर दें, पावर सेक्टर की कर दें, कहीं की भी कर दें, चुनाव यही जीतेंगे क्योंकि चुनाव आयुक्त इनके साथ हैं। मुश्किल यहां पे आके खड़ी हो गई है। तो फिर जनता उखाड़ फेंकेगी, एक दिन तो जागेगी ना। आप कितना कर सकते हो, जागेगी। आज प्रियंका गांधी ने आज कहा ना कि आप, हम देश के लिए जीते हैं, आप चुनाव के लिए जीते हैं। बहुत अच्छा कहा, एक शब्द में इनको नंगा कर दिया उसने। बहुत अच्छा कहा। और एक दिन वही राष्ट्र अपना प्रधानमंत्री बनेगी, आई विश। राहुल गांधी सेंटली आदमी है, वो उसको ये पछेड़ों में नहीं पड़ेगा, वो अपना वो लड़ता रहेगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। शी विल बी द वन। अच्छा, ये भी देखिए, कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, विपक्षी पूछ रहे हैं कि एक आरएसएस का, एक हिंदू महासभा का आदमी दिखा दो जिसने देश आजाद होने से पहले वंदे मातरम कहने के लिए एक भी लाठी खाई हो। कांग्रेसियों ने खाई थी। सबसे पहले जो वंदे मातरम पढ़ा गया था वो कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा गया था, लेकिन वो बात छिपा गए लोग। जितने साल ये हमारे प्रधान सेवक अभी पॉलिटिक्स में है, उतने साल तो जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के आ चुके हैं। सही ये बात क्या है, बात सही कर बात, रहे हैं? सही बात, आप सुभाष सही। चंद्र बोस की बात कर रहे हो, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम गलत ले रहे हो, बंकिम दा गलत बोल नाम रहे हो है। जो आपसे 200 साल बड़ा है, पौने 200 साल। क्या बदतमीजी है, इनको शर्म नहीं है? बंकिम दा, जैसे तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है। बोला ना किसने, बंकिम बाबू बोलो। क्या समझते हो अपने आप को? तो बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर भी बोला कि आपकी भावनाओं को रखने के लिए मैं बंकिम बाबू बोल देता हूं। भावनाएं रखनी है, मतलब ये नहीं कि मैं दिल से बोल रहा हूं। ये बेशर्म लोग हैं, ये नहीं, मेरे निर्लज। को तो देखिए अजीत जी, ऐसा लगता है कि जितने भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिगो के, या अमिताभ कांत हैं, या ये राहुल भाटिया हैं, भाटिया, इन सबको जेल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको जेल भेजना चाहिए, ये तब ये हमारे देश हमारे को शांति मिल सकती है। ये जेल नहीं जाएंगे, ये अपनी मौत मरेंगे। ये इनका सब कुछ लूट जाएगा जब ये खींच खाच के ले जाएंगे। ये भी फिर जो है भगोड़े हो जाएंगे। कहाँ है पिछला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राजीव कुमार? मुझे बताइए, आज किसी को पता है कहाँ है वो? नहीं सुना है, सिटीजनशिप ले लिए किसी छोटे से देश की। माल्टा में। माल्टा में जिब्राल्टर के पास एक छोटा टापू है, अपना मेडिटेरेनियन सी में, माल्टा में। बहुत खूबसूरत जगह है, अय्याशी हो रही है, मस्त है। चलिए अजीत जी, अच्छा लगा। फिर मौका ढूंढेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। जरूर।